नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्नीमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों और उनके आश्रितों के खातों में करीब 25 करोड़ रुपए भेजे हैं। वे धनराशि 8,299 आवेदनों के ऑनलाइन निस्तारण के बाद भेजी गई है। इन आवेदनों में श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी गई है, जिनमें पुत्र विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा सराहना योजना शामिल है। बोर्ड ने इन सभी आवेदनों का निस्तारण 1 महीने के विशेष अभियान के तहत किया। श्रम सचिव श्रीधर बाबू अदालकी के श्रम आयुक्त चंद्र प्रकाश तोमका ने बताया कि यह कदम बोर्ड द्वारा पहल बार उठाया गया है। समय पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण तेजी से किया जाए और उद्योगों एवं श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहे और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके। उत्तराखंड के विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी साझा की है कि सत्र की जो तैयारी है वो लगातार उस पर नजर बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ तैयारी जो है वो भराड़ीसैंण विधानसभा में कर ली गई है और ये सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण के मुख्य भवन में आयोजित होगा। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सभी कार्रवाई ऑनलाइन होगी, क्योंकि भराड़ीसैंण विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। इनोवा पोर्टल के माध्यम से सत्र की सभी गतिविधियां ऑनलाइन रूप से की जाएगी। ऋतु खंडूरी भूषण ने यह भी बताया है कि सत्र के बेहतर संचालन के लिए साउंड सिस्टम और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया गया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। 19 से 22 भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहां पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहां भी होगा। साउंड का भी वहां थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम है, उनको हमने वहां पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में हो और आराम से। 19 से 22 अगस्त तक होने वाले मानसून सत्र को लेकर चर्चाएं थी। भारी बारिश के कारण पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि जो सत्र को देहरादून में आयोजित किया जा सकता है, लेकिन अब इस पर स्पष्ट स्थिति सामने आई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि मानसून सत्र गैरसैंण में ही होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि इस विषय पर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं की गई है, बल्कि केवल विधेयक पर चर्चा हुई है। मंत्री ने यह भी बताया कि भारी बारिश के बावजूद सरकार गैरसैंण में सत्र का आयोजन सुनिश्चित करेगी और इसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सत्र सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। जो सत्र है हमारा विधानसभा सत्र, वो गैरसैंण में ही किया जाएगा। आज जो कैबिनेट थी उसमें सत्र के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं थी। वो सिर्फ विधेयक जो थे जिनको स्वीकृति देनी थी कैबिनेट के माध्यम से, ताकि उनको हम सदन में पेश कर सकें। 19 अगस्त में गैरसैंण में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। जहां तमाम विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर विभिन्न प्रश्न विधानसभा में रखेंगे, तो वहीं इस दौरान कई सवाल जो है वो विधायकों के द्वारा भी उठाए जाएंगे, जिस पर विधायक आशा नौटियाल ने कहा है कि इनकी विधानसभा दुरुस्त विधानसभा के साथ संवेदनशील विधानसभा भी है। देखिए, मेरा क्षेत्र तो वैसे भी बरसात के समय में संवेदनशील रहता है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपदा से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आपदा से हुए नुकसान के बारे में मैं लगातार अपने प्रशासन, जिला के प्रशासन को भी बता रही हूँ और विधानसभा में भी इन बातों को सदन के सामने रखूंगी। बाकी क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं रहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की समस्याएं रहती है और भी समस्याएं हैं। मेरा जो यात्रा रूट है पूरा ही
केदारनाथ जी, मदमेश्वर जी, तुंगनाथ जी। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस बाहर कुछ करती है लेकिन अंदर कुछ और करती है, जबकि सत्र की अवधि कार्य मंत्रणा समिति की ओर से तय की जाती है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सदस्य भी शामिल होते हैं। हाँ नहीं आपका नाम, मेरा नंबर। देखिए, सत्र बढ़ाना घटाना कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है। कांग्रेस इसलिए इस बात को बोलती है कि वो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करती है। हमेशा इस तरह की बातें आती हैं और जब हम लोग सत्र चलाते हैं उसके बाद कांग्रेस के लोग ही अधिकांश कहना शुरू कर देते हैं कि साहब जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो बाहर कहते कुछ है, अंदर करते कुछ है। उसके साथ साथ वहां पर बाकायदा कार्य मंत्रणा समिति होती है। कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी उसके सदस्य होते हैं और भी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। वही पूरे दिन का बिजनेस तय करते हैं। आज जैसे कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी तो कल का बिजनेस वो तय करेगी। 989717 हाँ नहीं आपका नाम। देहरादून में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक सदन के पटल पर रखने जा रही है और यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। बीजेपी का कहना है कि इस विधेयक से न केवल शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार केवल नाम बदलने की राजनीति करती है। उन्होंने तर्क दिया कि मदरसा शब्द उर्दू का है और इसका अपना इतिहास है जो देश की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई समुदाय शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है तो सरकार को उससे परहेज क्यों है। वहीं बीजेपी विधायकों ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया और सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को मजबूत करेगा। देखिए, आज उत्तराखंड की कैबिनेट में जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर के निर्णय लिया गया है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे लगता है कि पूरे देश में उसका खैर मकदम होगा, उसका स्वागत होगा। जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल था, उसी तर्ज पे जहां पर जो अन्य समुदाय हैं, हमारे सिख भाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा देकर के उनके शिक्षण संस्थानों में भी ये सुनिश्चित करना कि वहां पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए। अब मेरी समझ में नहीं आया, नाम बदल करके कैसे काम चलाएंगे? आपकी सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा ये तो खूब मंडू सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है। उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। आप एक समुदाय अपने एक राज्य के कानून के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाह रहा है। अध्यक्ष जी कहाँ गए? देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गैरसैंण सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों की चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन उससे विधानसभा सत्र प्रभावित नहीं होता। रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि गैरसैंण सत्र सुचारू रूप से चलेगा और वहां की सड़कें भी उतनी खराब नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पहाड़ों में यदा कदा सड़क पर बधाए आ सकते हैं या ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, लेकिन हमने कामकाज बंद नहीं होते। उत्तराखंड देश का स्वाभिमान और सम्मान है। वही पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद करते हुए कहा है कि अटल जी हमेशा कहते थे कि उत्तराखंड में जवानी भी है, पानी भी है और प्राणवायु भी है। यहाँ के लोग कठिनाइयों के बावजूद प्रदेश की सेवा करते हैं और परिवार का हर सदस्य सेना में जाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं। हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं।
और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा अच्छा चलेगा। वो सड़क इतनी खराब नहीं है या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते गिर जाता है। देहरादून में नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और आरोप प्रत्यारोप पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी यह वायरल वीडियो देखा है और सुना है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वे तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब लोग खुलेआम घूम रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो फिर अपहरण जैसी बात कैसे कही जा सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हकीकत अब जनता के सामने आ रही है और कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है। जनता सब कुछ देख रही है और सच सामने आ रहा है। तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे। ये तो बोल रहे ऐसे जितना मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोलें अपने आप खुल जाती हैं। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता और अभद्रता पर सांसद संजय भट्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सांसद भट्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं या फिर द्वारा मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के लिए की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज और मर्यादा का पालन करना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के बौखलाहट में ये मर्यादा टूट गई है। उन्होंने भी ये भी कहा है कि अब जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए तो कांग्रेस में बौखलाहट स्वाभाविक थी। उन्होंने बताया कि मामले को अब माननीय न्यायालय के पास भेज दिया गया है और इसका उचित समाधान निकाला जाएगा। समाज और लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित भाषा और व्यवहार का कोई भी स्थान नहीं है। दुखद घटनाएं, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीतता, दूसरा जीतता, तीसरा जीतता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूं उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। मैंने आज एक बात कही है कि पुराने नेताओं में अटल जी हैं, नारायण दत्त जी हैं और आज मोदी जी को आपने देखा होगा बोलते ही नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बागी रीना गौतम की जीत के बाद बीजेपी की अंतरकला खुलकर सामने आ गई, जहां पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान विपिन जल्होत्रा ने पूर्व विधायक शुक्ला की ओर से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसके पास बहुमत के लिए सदस्य थे, लेकिन पूर्व विधायक जो है उनके समर्थकों ने बीडीसी और उनके परिजनों को धमकाकर वोट अपने पक्ष में डलवा दिए। पंचायत चुनाव निपटे हैं तो हार जीत पे मंथन होना चाहिए और कुछ बागी लड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, संगठन चिंता करे कि ये नौबत क्यों आई, कि हम तीनों जिला पंचायत क्यों हारे, प्रमुखी क्यों हारे, उस पर चिंतन हो, मनन हो, इसके लिए बुलाया।
राजेश शुक्ला जी क्यों मेरे को चुनाव लड़वाएंगे, और राजेश शुक्ला से चुनाव लड़वाते मेरे को। खटीमा के मुख्य चौक पर कांग्रेसियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार पर भारी धांधली और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष ने शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित किया और भारी धांधली की गई है। उन्होंने बताया कि नानक मत्ता, सितारगंज, बेतालघाट, बाजपुर, बाराहाट और रुद्रप्रयाग जैसे जगहों पर खुलेआम गुंडागर्दी की गई। कापड़ी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को हराया गया, उनके वोट निरस्त किए गए और यहां तक कि जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया और प्रशासन ने पुलिस के सामने पथराव करके निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव को बुरी तरह से प्रभावित किया। चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लोकतंत्र की हत्या कर किया है, उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। अगर आप शुरू से देखेंगे तो खटीमा में जिस दिन पोलिंग बस्ते रखे गए, बूथ स्ट्रांग रूम में रखे गए, उस दिन अगले दिन से ही कुछ अधिकारियों की सभी जबान में ये बात आने लगी थी कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन जब सितारगंज में जो लोग जीते थे, तीसरे नंबर वालों को जिताकर जिला पंचायत में उन्होंने सीधे सीधे दिखा दिया कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम लोकतंत्र की हत्या करते हैं। हम लोग, राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। वहां तो वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में वोटों की डकैती की जा रही है। सीधे सीधे नैनीताल में सरेआम पुलिस की आड़ पर गुंडागर्दी के दम पर जिला पंचायत के 5 सदस्यों को उठाया गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रस्तावित न्याय यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर करारा प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे नैनीताल की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया है कि हरीश रावत जनता के बीच न्याय यात्रा के नाम पर केवल राजनीतिक सहानुभूति जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास जनता को गुमराह करने का रहा है और जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो नए नए बहाने बनाती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस शासनकाल के घटघरे में खड़ा करने वाले कहा है कि उसी दौरान भ्रष्टाचार और अव्यवस्था उदाहरण आज भी लोगों के सामने है और न्याय यात्रा की बजाय हरीश रावत को पहले अपनी ही पार्टी के अंदर न्याय की मांग करनी चाहिए। फिलहाल महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि जनता
जनता कांग्रेस की इस राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है और अब बार बार गुमराह नहीं होगी। उसको सब वैसे दिखाई देते हैं। नैनीताल की घटना का भी अब फिर से खुल चुका है। जिस बात को मैंने परसों कहा कि जिस प्रकार से 15 दिन तक लोगों को कैद में रखोगे, उनके प्रमाण पत्र छुपाकर रखोगे और जब वो खुली सांस की स्थिति में आते हैं, छूटते हैं, तो फिर वो सत्य निकलता है। और मैं तो आज कह सकता हूं कि उनके परिवार के लोग थे जो उनको लेकर गए और आज उन 5 लोगों ने जिस प्रकार से अपना बयान दिया। देहरादून में कांग्रेस के लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण बाहरा समेत कई कांग्रेस नेता शहीद स्थल पहुंचे हैं और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि देश के लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। जिन शहीदों ने संविधान और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज उन्हीं मूल्यों को सत्ता पक्ष खतरे में डाल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इस भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ वे राज्यपाल से मिलकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण बाहरा ने सरकार को घेरा और वही कांग्रेस ने उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सारी मोर्चा सीमाएं लांघ दी है, लेकिन आज गद्दार ताकतें लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर लोकतंत्र बचाने की अपील की और राज्यपाल से मिलकर अपनी गुहार रखने की बात कही। देखिए, जिस तरीके के हालात हैं उसमें आवश्यक है हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर फौजियों को जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी, उनको याद करेंगे। अंदर से एक ऐसी भावना आ रही है कि देश कहाँ जा रहा है। जिन्होंने अपनी जानें दी इस देश के लिए, उस देश को अच्छे के लिए उन्होंने जानें दी, हमारे लिए उन्होंने अपनी जानें दी, इस देश की सुरक्षा के लिए जाने। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं वो देश के संग क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा आज हो गया, संविधान को खतरा हो गया है, चुनाव जैसे नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम आए, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। अब हम गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं। जब देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस पंचायती राज व्यवस्था की रक्षा के लिए हमारा संविधान खड़ा है और जिस संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, शहीद हुए हैं, तो जब वो खतरे में है तो इसलिए आज हम शहीद स्थल पर आए हैं, कह रहे हैं हे शहीदों, ये क्या हो रहा है इस देश, इस प्रदेश के अंदर, किस तरीके से पंचायती राज की भावना को लूटने का काम, उसमें डकैती डालने का काम किया है सत्तारूढ़ दल के सहयोग से। उसके अब इसके बाद हम महामहिम को भी, राज्यपाल को भी ये कहने जा रहे हैं कैसी आपकी सरकार है, ये सरकार को बर्खास्त करने का भी। पूरा चांद रहेगा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के सामने प्रदेश की कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने कहा कि कांग्रेसियों ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए प्रदेश में हुए तीसरे पंचायत चुनाव धांधले का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी संरक्षण में सत्ताधारी दल की ओर से की गई गुंडागर्दी, गोलाबारी और अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से बीजेपी ने गुंडागर्दी कर रखी है, जिस तरीके से उत्तराखंड पंचायत राज चुनाव आयोग जो है वो घुटने टेक के काम कर रहा है, हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऑफिसरों का बेजा इस्तेमाल, आईपीएस ऑफिसर्स और जो ऐसे बड़े ऑफिसर्स उनको जिस दबाव में लेकर सरकार काम करा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। हमने चुनाव आयोग के जो हमारे लोग हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की है। जीएसटी की टीमों का, फूड इंस्पेक्टर्स की टीम का बेजा इस्तेमाल किया गया। बेताल घाट में गोली चलती है, नैनीताल में बदमाशी आप सबने देखी, वो वीडियोस आपने देखे, उल्टा नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिसके पास अपनी पुलिस की सिक्योरिटी है, जिसके पास विधानसभा की सिक्योरिटी है, वो पूरे उसके साथ है कि अपनी सिक्योरिटी के बीच में कोई किसी का अपहरण करने जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।